नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी नवांश के रहस्य पर। नवांश एक ऐसा रहस्यमयी डिविजनल चार्ट है जिससे आप व्यक्ति की अंदरूनी टैलेंट्स को समझ सकते हैं और आप एक दृष्टि भर अगर नवांश पर डाल दें तो आपको व्यक्ति की इनर पर्सनालिटी या कोर इंटरेस्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। मैं नवांश पर कोशिश करूंगी कि कई वीडियोस बनाऊं। मैंने नवांश का एक वीडियो बनाया है नवांश के ऊपर, उसी के साथ मैं इन सारे वीडियोस को क्लब करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगी कि आप लोगों को नवांश अगर पूरा समझना है तो आप एक सिस्टम से वो सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपको पूरा नवांश का रहस्य समझ में आ जाएगा। आज केवल और केवल बात होगी नवांश के त्रिकोण भावों की, यानी कि 159 की। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें राशि चक्र के 159 को डिकोड करने की कोशिश की थी कि क्या होता है, कौन से ग्रह बैठे हों तो क्या करते हैं, या किस तरह से 159 जो है वो एंकर होता है राशि चक्र में। नवांश एक अलग तरीके से देखा जाता है उसमें और राशि चक्र को देखने का बिल्कुल अलग मेथड है। तो नवांश के जब त्रिकोणों की बात होगी तो वहां पर बैठे हुए ग्रह क्या संकेत देते हैं, व्यक्ति की कौन सी कोर पर्सनालिटी को दिखाते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करूंगी कि नवांश के फर्स्ट हाउस में, यानी कि फर्स्ट 5 और 9, चलिए तीनों भावों में एक साथ ही बात कर लूंगी। 159 में अगर सूर्य बैठा हुआ है, एक एक करके हर ग्रह पर बात कर लेंगे और देखिएगा, आप अपनी हॉरोस्कोप्स में लगाइए, फिर आप कहेंगे कि ज्योतिष कितनी गहन, कितनी इंडिकेटिव और कितनी सच्ची विद्या है। बस आप अपने नवांश के 159 में डिकोड कर दीजिए। सूर्य अगर 159 में बैठा होगा तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत वोरेशियस रीडर है, ये व्यक्ति बहुत किताबें पढ़ता है, इसको बहुत ज्ञान है या इसको ज्ञान बढ़ाने की बहुत ललक है, इसको सिद्धि पाने की बहुत ललक है। और दूसरी बड़ी बात कि ऐसा व्यक्ति जो है वो ताल, छंद, लय यानी कि रिदम में माहिर होता है। अगर सूर्य लग्न में है तो आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप कोई वाद्य यंत्र भी बहुत बढ़िया तरीके से बजा सकते हैं। अब कौन सा वाद्य यंत्र बजाएंगे, कब बजाएंगे, ये किस राशि में है, उसकी दशा अंतरदशा कब होगी, ये सब बातें अभी मैं नहीं कर रही हूं। केवल और केवल एक ग्रह का प्लेसमेंट आपको क्या क्या बता सकता है। तो सूर्य आपको लयबद्धता देता है, इट गिव्स यू रिदम, एक लय। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी मोनोटनस लाइफ को पसंद नहीं करते हैं, उनको लाइफ में एक गति चाहिए, एक लय चाहिए, एक म्यूजिक चाहिए। सूर्य, अब आप देखिए, यही बात है कि आप तो सूर्य से बस पॉलिटिक्स जान रहे थे, आप तो सूर्य से तो आप नवांश में भी देखेंगे और आप बताने लगेंगे लोगों को, नहीं, 159 में सूर्य है तो आप रिदम जानते हैं, आप लयबद्ध जिंदगी को पसंद करते हैं, एक म्यूजिक, एक चलते रहना, मतलब म्यूजिक इज व्हाट, नया नया म्यूजिक क्रिएट करना, नवीनता लाना। सूर्य नवांश में अगर 159 में है तो आपको ये देगा। एक और बहुत बड़ा आपको सीक्रेट दे देती हूं कि अगर सूर्य लग्न में नवांश में है, जिसकी भी पत्री है, वो व्यक्ति अपने स्पाउस से ज्यादा जीता है, लंबा जीता है। ये भी एक इंडिकेशन है, बहुत हॉरोस्कोप्स में लगाकर देखिए, तभी आप जानेंगे कि जो मैं कह रही हूं कितना सच है। अब अगर आपने, कोई व्यक्ति आपके पास आया है और आपने अपनी नवांश खोली और आपने देखा और आपने बताया कि क्या आप कोई ड्रम बजाते हैं,
क्या आप कुछ म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं? कुछ नहीं होगा तो ये आदमी म्यूजिक सुनता बहुत होगा और उसको अच्छा म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होगा और वो हमेशा बीट्स को, रिदम को बहुत अप्रिशिएट करता होगा। चलिए दूसरा ग्रह चंद्रमा। अगर चंद्रमा 159 में से कहीं भी बैठा होगा तो आपका जो कंठ है, आपकी जो वाणी है, कंठ, वाणी नहीं कहूंगी, कंठ बहुत मधुर होगा और बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि आप एक सिंगर हो। और अगर सिंगर नहीं भी होंगे तो कुछ लोगों की आवाज बहुत मीठी होती है ना, मतलब जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, जल तरंग बज रहा है। इट्स सो काम, सॉफ्ट, बिल्कुल एक ही शब्द है, जल तरंग का बजना। यानी दिमाग में एक शांति, सुकून देती है किसी का स्वर। तो अगर चंद्रमा है 159 में तो आप अच्छे कंठ के धनी हैं। और ये भी बात सच है कि अगर आप चंद्रमा है तो आप मतलब एक सॉफ्टनेस जो है ना, हर अच्छी चीज को अप्रिशिएट करने की जो कला है वो भी आपके पास होगी। इफ मून इज इन ट्राइन हाउसेस ऑफ नवांश चार्ट। सो जीवन की जो भी सॉफ्टनेस है वो आपके पास होगी। सूर्य म्यूजिक दे रहा है और चंद्रमा कंठ दे रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य देखकर कंठ और चंद्रमा देखकर म्यूजिक आप नहीं कहेंगे, बस यही बारीकी समझ लीजिएगा। सटल डिफरेंस है दोनों म्यूजिक लाइन में। और हो सकता है सिंगर ना हो लेकिन बहुत अच्छा गाता हो। सिंगर नहीं बना और ग्रहों का प्रभाव ज्यादा आ गया, लेकिन जब वो गाएगा तो बहुत मधुर गा देगा। इस तरह से अगर मंगल होगा ट्राइन हाउसेस में, अगर मंगल ट्राइन हाउसेस में है तो आप एक फाइटर हैं, आप एक योद्धा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन योद्धा पॉजिटिव सेंस में। देखिए, ट्राइन हाउस में आते ही ग्रह का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव ही मानिए, मतलब उसकी जो क्वालिटी है, जो तासीर है वो बदल जाती है। 159 में बैठे प्लैनेट्स, नवाज की बात अभी मैं कर रही हूं, कुछ अच्छाई ही देंगे। तो वॉरियर यानी कि आप फाइटर हैं। क्या क्या हो सकता है? आप मार्शल आर्ट में ट्रेंड हो सकते हैं, आप रेसलर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि वहां भी जीत हार है ना, जहां भी जीत हार है। अगर कोई बच्चा खेल की, स्पोर्ट्स की दुनिया में जाना चाहता है और अगर नवांश में मंगल उसका 159 में है तो आप कह सकते हैं कि तुम जा सकते हो, क्योंकि जिसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है और वो भी पॉजिटिव सेंस में, वो मंगल ट्राइन में होगा तो आप ऐसा काम कर पाएंगे। ठीक है। सो कोई भी चीज हो, जहां भी जीत हार है, कंपटीशन है, योद्धा बहुत अच्छा काम करता है मंगल। अब बात होगी मरकरी। अगर बुध 159 में कहीं भी है, अब ये भूल जाइए कहां है, क्या कहीं भी है, तो आप बहुत बातचीत करने में आपका कोई जवाब नहीं। आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग आपको सुनेंगे तो आपके बोलने के तरीके पर कमेंट जरूर करेंगे। आपको यह अक्सर सुनने को मिलेगा कि आप बोलते बहुत अच्छा है। वॉइस में एक क्लैरिटी होगी, एक खनक होगी, हर शब्द अलग अलग बोल पाएंगे आप, मतलब आपका लहजा जो है वो बहुत क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। आपकी इंटेलिजेंस भी क्रिस्टल क्लियर होगी। आप कभी भी मतलब दुविधा में नहीं देखे जाएंगे। अगर मरकरी 159 में है तो एक तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा देता है। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं इफ मरकरी इज इन ट्राइन हाउसेस। नवांश D9 में फाइन सेंस ऑफ बिजनेस देता है।
बुध का ऐसा देख लीजिए, अगर वो आदमी पूछ रहा है मैं क्या करूं, तो आप एक हिंट दे सकते हैं कि आप बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो फाइन क्वालिटी की इंटेलिजेंस और फाइन स्पीच, वेरी फाइन सेंस ऑफ बिजनेस, बुध अगर 159 में नवांश में है तो आप इस तरह की बात कर सकते हैं। एक और बात, अगर बुध 159 में है तो आप लोग झगड़ा करना पसंद नहीं करते, आप थोड़े से कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। मतलब आप चीज को बातचीत से सुलझाने में इंटरेस्ट रखते हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर दैट। थोड़ा ये भी कह सकते हैं कि संतोषी होते हैं। ये भी इसका एक सरल इंटरप्रिटेशन ये है कि बुध त्रिकोण में आपको संतोषी बनाता है। आप कभी कभी बहुत अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ते हैं, आप थोड़ा सा गिव अप कर देते हैं। इसको मैं एक अच्छी क्वालिटी में काउंट करती हूँ। आप बिजनेसमैन भी तभी अच्छे बनते हैं कि जब आप बातचीत से रास्ता निकालें। और अगर अब आप लोग एक प्रश्न इसमें जरूर करेंगे कि अगर मेरे नवांश में बुध और मंगल दोनों 5वें घर में हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे कि अगर ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ गए, एक कह रहा है फाइटर और एक कह रहा है लड़ाई करना पसंद नहीं है, तो उसमें आपको दोनों ग्रहों की ताकत देखनी होगी। मतलब अगर वो अपने मित्र के घर में है या उच्च में है, जो ग्रह भी इस तरह से ताकत में ज्यादा होगा, व्यक्ति के ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव होगा। जैसे कि माना एक कुंडली ले लेते हैं कर्क राशि की, ठीक। कर्क राशि की एक कुंडली हमने ले ली जिसमें 5वां घर स्कॉर्पियो साइन है, और वहां पर अगर मैं कहूं कि बुध और मरकरी दोनों बैठे हुए हैं, आप क्या इंटरप्रिटेशन देंगे? व्यक्ति फाइटर है या लड़ने में विश्वास नहीं करता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कर्क लग्न है, कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारक ग्रह है। मंगल जो है वो लग्न लॉर्ड का एक फ्रेंडली प्लैनेट है, यानी कि अगर वृश्चिक में मंगल होगा, उसके साथ में बुध होगा, तो डेफिनेटली मंगल पावरफुल हो, तो ऐसा आदमी वॉरियर ही होगा। या ये कहेंगे आप, तब थोड़ा सा एक बारीक चेंज करेंगे अपने प्रेडिक्शन में कि आप पहले थोड़ा सा बातचीत करके सुलझाना चाहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने राइट के लिए फाइट जरूर करेंगे, या आप एक फाइटर होंगे। ठीक है, इस तरह से ग्रहों को आप दो ग्रहों को इंटरप्रिटेशन अपना समझेंगे। अब बात होगी बृहस्पति की। अगर जुपिटर नवांश के त्रिकोण स्थानों पर बैठे हुए हैं, गुरुदेव विराजमान है, तो मान लीजिए कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं। यस, ये निश्चित है। और नॉलेज भी जीवन के कई क्षेत्रों की, आप धर्म पर भी बोल सकेंगे, आप ज्योतिष पर भी बोल सकेंगे, आप राजनीति पर भी बोल सकेंगे। मतलब कई क्षेत्र में वाइड स्प्रेड नॉलेज जिसको कहते हैं, त्रिकोण में बैठा हुआ बृहस्पति नवांश में देता है। और ये भी निश्चित है कि कम से कम एक फील्ड में आपकी मास्टरी होगी, या आपकी नॉलेज को सब लोग सलाम करेंगे एक फील्ड में, तो कम से कम। पर नॉलेज आपको वेरियस सब्जेक्ट्स पर हो सकती है। जुपिटर मेक्स यू नॉलेजेबल, ज्ञान वर्धन करना आपका पैशन होता है। आप सदैव अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहते हैं। बढ़िया ग्रह है। अब बात होगी शुक्र की। शुक्र क्या करता है? शुक्र एक, अगर त्रिकोण स्थान में है, कुछ लोग कह देंगे कि ऐसे लोग ब्यूटी फील्ड में चले जाएंगे, हो सकता है, पर कैसे? अगर शुक्र किसी त्रिकोण में है तो आप हमेशा हर चीज की डिटेलिंग पर बहुत ध्यान देंगे। मतलब अगर आप अभिनेता बनते हैं, चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि कला का ग्रह है, अगर आप कलाकार बनते हैं तो फिर आप आमिर खान जैसे बन सकते हैं।
मतलब जो कि एक एक डिटेल पर ध्यान देता है। मैं उदाहरण दे देती हूं तो उसमें भी आप लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने इसका उदाहरण क्यों दे दिया। जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं बोल देती हूँ। मतलब अगर मेरे दिमाग में अभी ये आया कि भाई एक कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो बहुत डिटेलिंग में जाता है, वो मुझे आमिर खान ही ध्यान आए। यानी कि वो 2 साल में एक पिक्चर बनाएंगे, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक एक बारीकी में समझने के बाद। तो शुक्र आपको बारीकी, मतलब आंख की बारीकी देता है। दूसरा, आप हमेशा फोटोग्राफी वगैरह करने में, क्योंकि चित्र क्रिएट करने में आपका शौक होगा। पेंटर भी हो सकते हैं। पेंटर की भी देखिए डिटेलिंग बहुत जरूरी होती है, यानी पिक्चर क्रिएट कर देना। अब अगर किसी का बुध भी हो त्रिकोण में और शुक्र भी हो त्रिकोण में, तो जब आप बोलेंगे ना तो आप उस चीज की एक पिक्चर क्रिएट कर देंगे। लोगों को लगेगा ये मेरे सामने हो रहा है। इतने गजब के आप वक्ता हो सकते हैं। सो शुक्र आई फॉर डिटेलिंग देता है। चीजों की बारीकी को समझना आपका शौक होता है। आर्टिस्टिक होते हैं आप, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप लोगों के नाम नहीं, लेकिन हाँ लोगों के चेहरे ज्यादा याद रखते हैं। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि भाई मैं आपको मिला था, मेरा ये नाम है, आप कहेंगे आई एम सॉरी मुझे नहीं याद। लेकिन अगर वो सामने 10 साल बाद भी आ जाए तो आप कहेंगे हाँ शायद मैंने आपको कहीं देखा है। यानी पिक्चर, क्योंकि डिटेलिंग हो रही है ना, नाम में कोई डिटेल नहीं। बहुत लोगों का एक सा नाम हो सकता है, चेहरे में डिटेलिंग है, गोरा था, लंबा था। सो आप लोगों को पिक्चर, फोटो, चेहरे से ज्यादा पहचानते हैं। इस तरह का गुण भी आपके अंदर होगा। देखिए अगर आप ये समझ लेते हैं और आप लोगों को कुछ बताते हैं तो लोग आपके मुरीद हो जाएंगे कि हाँ मैं ऐसा ही हूं। सो शुक्र इस तरह के गुण देता है। शनि अगर 159 में होगा, जैसा कि मैंने कहा कि त्रिकोण में ग्रह अशुभ प्रभाव कम ही देते हैं, तो फिर क्या है कि ये शनि के जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, यानी कि ट्रेडिशनल होना। आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं, जिसको कभी कभी लोग ये भी कहेंगे कि आप तो ऑर्थोडॉक्स हैं। आप अपने जीवन में जल्दी बदलाव पसंद नहीं करेंगे। यू आर फिक्स्ड ऑन योर आइडियाज, नॉट रेडी टू चेंज इजीली। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कल्चर हो। मतलब अगर 9th हाउस में शनि है तो ऐसे लोगों को 9th 159 कहीं भी, तो ऐसे लोगों को एक बार भी विदेश जाने की बात है तो बहुत बार सोचेंगे ये लोग कि मैं कैसे चेंज करूंगा अपनी कल्चर, फिलॉसफी, रहन सहन। मुश्किल हो जाता है उनके लिए। सो दे आर बेसिकली ट्रेडिशनल पीपल। धैर्यवान भी होते हैं। मैंने कहा ना बहुत चेंज पसंद नहीं है, तो तभी तो चेंज पसंद नहीं है। एक जैसी लाइफ, इसको कुछ लोग मोनोटोनस लाइफ भी कह सकते हैं, यानी वो एक सिस्टम में एक तरह की जिंदगी जी सकते हैं। सो दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल आई वुड से, बट ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं या ट्रेडिशनल होते हैं। राहु अगर 1, 5 और 9 में है तो क्या देगा? राहु सबसे पहली जो चीज देगा, बड़ी बड़ी मशीनों को हैंडल करने की ताकत। मतलब जैसे आप देखते हैं आर्मी में जो वो क्या टैंक चला रहा होगा, या कोई बहुत बड़ा आप देख रहे होंगे कि कोई क्रैशर लेकर जा रहा है, कोई बड़ा सा ट्रक चला रहा है, या और भी बड़ी बड़ी मशीनों को चला रहा है। उसके 9th हाउस 159 में नवांश में राहु होगा। बड़ी मशीनों को बिना डरे हैंडल करना राहु का पहला गुण है अगर नवांश में है। यहां पर मैं लग्न पत्रिका की बात नहीं कर रही हूं। कोई भी मुझसे कमेंट में ये नहीं पूछेगा कि अगर ये मेरी लग्न में है तो क्या ऐसा होगा। नहीं, नवांश का ये आज अकेले और अकेले नवांश के रहस्यों पर बात हो रही है। ठीक है, राहु इन 159 आपको बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने का साहस देता है।
आप किसी भी तरह की रिसर्च के काम में माहिर हो सकते हैं। डेटा कलेक्ट करना, डेटा एनालिटिक्स में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। मतलब आप साइंटिस्ट भी हो सकते हैं अगर राहु नवांश में है 159 में। ज्योतिष भी आप सीख सकते हैं। मतलब आपको ज्योतिष के सिद्धांत आप कभी भी लिखकर नहीं, आप दिमाग में ही समझ लेंगे। मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि एक मैथमेटिक्स ज्योतिष गणित है, तो मतलब उसको बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिद्धांतों को समझना है, लिखना है। लेकिन राहु जिसका 159 में होगा वो तो बस किसी को सुनकर भी उस सिद्धांत को समझ लेगा। मतलब आप जिसको कहते हैं ना माइंड, क्या होती है वो मैथमेटिक्स जो आजकल चलती है ना, दिमाग में ही जोड़ लेते हैं, वो वाला राहु होता है। जिसका भी ऐसा हो, मेंटल मैथ्स में ऐसे लोग माहिर हो सकते हैं राहु 159 में। केतु, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई ऑलवेज से, 159 का जो केतु है वो क्या करेगा? अगर राहु बड़ी बड़ी मशीनें चलवा रहा है, आपसे टैंकर चलवा रहा है, ट्रक चलवा रहा है, फौज के यंत्र चलवा रहा है, नासा वगैरह में आपसे स्पेस क्राफ्ट में ले जा रहा है, तो आप केतु क्या करेगा? स्मॉल मशीन्स क्या है आजकल? कंप्यूटर, घड़ी, जिसमें भी छोटी मशीनरी है उसकी स्किल में आप माहिर होंगे। अभी मुझे दो ही नाम याद आए, कंप्यूटर और घड़ी, कुछ और भी हो सकती है जिसमें छोटी छोटी मशीन्स लगती हैं, बहुत बड़ी नहीं है। सो केतु आपको उनकी स्किल्स में माहिर बना देता है। ज्योतिष में भी केतु बहुत अच्छे फल देता है अगर 159 में हो, लेकिन आप एक बहुत टीडियस वर्क कर ज्योतिष को सीखते हैं। मतलब आप एक एक सूत्र को लिखकर, जोड़ गुणा करके, घटाकर ज्योतिष को सीखते हैं। जहां पर राहु दिमाग से सीखता है, आप लिखकर सीखते हैं। और केतु जिसका 159 में होगा उसको हर चीज लिखित में चाहिए होगी। वो कभी भी वर्बल ना तो कमिटमेंट करेगा, ना वर्बल कमिटमेंट लेगा। मतलब उनको लिखे हुए पर भरोसा है। तो अगर आपके 159 में नवांश में केतु है तो आप हर चीज लिखकर याद करें, लिखकर पढ़ें, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, लिखकर, प्रैक्टिस करके, वीडियो सुनकर आपको ज्योतिष नहीं आएगी। जो राहु जिसका होगा उसको वीडियो सुनकर ज्योतिष आ जाएगी। ये देखिए फर्क। केतु है तो फिर आपको तो किसी गुरु के पास बैठना ही पड़ेगा जो आपको लिखकर समझा दे। एक और टिप है, अगर किसी के 159 में केतु है नवांश में, तो आप अपनी डिजायर्स, अपनी विशेस को हमेशा एक कॉपी पर लिखा करें और वो कॉपी हमेशा सबसे छुपा कर रखिए। अपनी डिजायर्स को लिखिए। बहुत पॉसिबल है कि वो डिजायर्स आपकी मैनिफेस्ट हो जाएं। तो ये एक केतु के लिए टिप भी आपको दे दी, इफ केतु इज इन 159 इन नवांश। तो ये थी मेरी एनालिसिस, त्रिकोणों का और नवांश का क्या संबंध है, क्या रहस्य है, ग्रह किस तरह के काम करते हैं। मैं नवांश पर और भी वीडियोस बनाने के प्रयास करूंगी। मैं भी नवांश के और भावों को भी डिकोड करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियोस को अगर अभी तक एक तो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें मित्रों के साथ। नॉलेज, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।